नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आशीष कोष्टा आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु। तो इस चैप्टर में हम कुछ धातुओं और अधातुओं के विशेष गुण देखने हैं जिसके आधार पर हम उनमें अंतर कर सकते हैं और अलग अलग तरह की उनकी अभिक्रियाएँ उनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले कठोरता। सारणी नंबर 4.1 में पदार्थों की कठोरता और दिखावट के बारे में दिया गया है। लोहा, कोयला, सल्फ़र, एल्युमिनियम और कॉपर ये कठोर होते हैं और चमक होती है कि नहीं होती, ये इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिए, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी सतह हमेशा शाइनी होती है। लोहा, चांदी है, ये बहुत रेयर केस में इसकी अपर लेयर जो है वो डिम होती है, अन्यथा ये चमकदार रहती है। लेकिन लोहे के साथ और तांबा कॉपर के साथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जल्दी ही वायुमंडल की ऑक्सीजन या किसी भी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके आउटर लेयर इनकी डिम हो जाती है। जैसे लोहे की अगर हम बात करते हैं तो लोहे का कोई भी उपकरण हम जब नया खरीदते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है और कुछ समय के बाद जो उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। लेकिन अगर हम लोहे की किसी भी वस्तु को पेपर से रब करें, जो घिसने वाला पेपर होता है, तो उसके अंदर जो आपको उसकी सतह दिखेगी वो चमकदार होती है। तो कठोरता और चमक ये धातु की मुख्य विशेषता होती है। इसके अलावा एक और धातु की क्वालिटी है अगाध वर्धनीयता। तो अगाध वर्धनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है आघात करने पर बढ़ना। मतलब कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिस पे अगर हम आघात करते हैं और वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है तो उसको अगाध वर्धनीयता कहते हैं। अगाध वर्धनीयता के इस गुण का उपयोग होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि किसी भी वस्तु को अगर पीटा जाए दूसरी वस्तु से और उसका साइज़ बढ़ जाए तो उसको अगाध वर्धनीयता कहा जाता है। ये धातुओं का गुण होता है और इसी गुण के कारण धातुओं को पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं जैसे कोयला, लेड, पेंसिल ये गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार धातु जैसे चांदी, सोना और एल्युमिनियम आदि को पतली पट्टियों में, बिल्कुल पतले थिन पट्टियों में चेंज किया जाता है और कहीं कहीं पे कुछ धातुओं की ऐसी पट्टियाँ बनाकर, जिसको वर्क कहा जाता है, खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धातुएं बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए उसकी जगह पे कोई ना कोई अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हाँ, पहले के समय में खाद्य पदार्थों में सोने और चांदी के वर्क का प्रयोग किया जाता था। इसके पश्चात धातु का एक और गुण है, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होना मतलब ये है कि ऊष्मा का धातुओं में प्रवाह हो जाता है और विद्युत का भी प्रवाह हो जाता है। अब ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है इसको हम देखेंगे कि किसी भी धातु के टुकड़े को अगर हम गर्म करते हैं तो अगर जैसे रॉड है, लोहे की रॉड, अगर उसको आप गर्म कर रहे हो तो एक सिरा अगर आप ऊष्मा के संपर्क में रखते हो तो थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऊष्मा के लिए सुचालक है। अगर उसकी जगह हम कोई दूसरा पदार्थ जैसे लकड़ी रखते हैं तो एक सिरे में अगर आग लग भी जाती है तो दूसरा सिरा उतना अधिक गर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब गर्म तो हो जाता है, वो बिल्कुल आग अगर पास में पहुँचती तो गर्म हो जाता है, लेकिन उतना अधिक गर्म नहीं होता क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो धातुओं की विशेषता है कि ऊष्मा की कुचालक होंगी, जबकि धातुएं जो हैं वो सुचालक होती हैं। इसके अलावा ऊष्मा के पश्चात विद्युत है। तो विद्युत परिपथ में अगर कोई वस्तु को रखा जाए और विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए, मतलब विद्युत का प्रवाह सुचारू रूप से जारी रहे, तो उस पदार्थ को हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो कोई भी धातु है, अगर उसको हम विद्युत परिपथ में रखते हैं तो विद्युत परिपथ को पूर्ण कर देती है और उसमें विद्युत प्रवाह होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके पश्चात है धातुओं का एक गुण है तन्यता। तो तन्यता क्या होती है? तन्यता मतलब खींचा जाना। तो किसी भी वस्तु को अगर खींचा जा सकता है, खींच के पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वे तन्य वस्तुएं कहलाएंगी। तो धातुएं तन्य होती हैं और अगाध वर्धनीयता का गुण में पाया जाता है, इसलिए उनको पीट कर पतली चद्दरों में और पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक तन्य धातुएँ हैं, जबकि धातुएँ ये गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसके पश्चात धातुओं का अन्य गुण में ध्वनात्मकता है। किसी भी धातु को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें कंपन होती है। ऐसे पदार्थ जो ये गुण प्रदर्शित करते हैं वो ध्वनिक कहलाते हैं, रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हमने ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट में देखा है, ये कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, अगाध वर्धन, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यतः जिनमें ये गुण होते हैं वो धातु कहलाती हैं और धातु के उदाहरण में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं।
इसके विपरीत कुछ पदार्थ जैसे कोयला और सल्फर आदि नर्म होते हैं और दिखने में मलिन होते हैं और हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। ये ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को अधातु कहा जाता है। अधातु के उदाहरण में सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि कहा जाता है। अब कुछ अपवाद स्वरूप चीज़ें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोडियम और पोटेशियम ये धातु होती हैं और नरम होती हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और पारा या मरकरी एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है ये हार्डनेस के एंटी हैं और जो पारा या मरकरी है वो सॉलिड के एंटी, मतलब ये धातुओं के जो मूल गुण हैं इसके ये अपवाद स्वरूप हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में अलग अलग रसायनों के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं ये इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है जंग लगना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो कि हम जिससे हम सभी परिचित हैं कि लोहे के किसी भी सामान को अगर हम बाहर रख देते हैं, खुला रख देते हैं, तो नमी की उपस्थिति में उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। और ये अभिक्रिया समीकरण के द्वारा हम दिखा सकते हैं। Fe + O2 = Fe2। इस अभिक्रिया को हम समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जल के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले सोडियम के बारे में जानना आवश्यक है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है जो कि ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसको जल के संपर्क में नहीं रखा जा सकता है और ये इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके पश्चात जल से अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सोडियम जो कि जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, लेकिन अन्य धातुओं के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। धातुएं जल के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं और अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, परंतु अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है और वायु में इसको रखने पर यह आग पकड़ लेती है और इसलिए फास्फोरस को वायु के संपर्क से बचाने के लिए उसको जल में रखा जाता है। इसके पश्चात है अम्लों से अभिक्रिया। तो इसके संबंध में एक टेबल गिवन है, हमें यहाँ पे केवल इसका कंक्लूज़न देखना है। तो कंक्लूज़न आपका ये है कि अधातुएं सामान्य अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। तो ये हमें याद रखना है कि अधातुएं जो हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये कॉपर के बारे में एक फैक्ट है। इसके पश्चात क्षारों से अभिक्रिया के बारे में है। तो क्षार से अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। क्षारों से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं धातु और अधातुएं। धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती। मतलब ये बहुत जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। तो धातुओं के लिए ये आवश्यक है कि ये क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का जो मूल है वो विस्थापन है। विस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तब होता है जब किसी भी धातु के विलयन से आप दूसरी धातु को शिफ्ट करते हैं, और ये तब होता है जब दोनों की अभिक्रियाशीलता में अंतर होता है। जैसे गिवन एग्जांपल है कि कॉपर सल्फेट में हम जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट में लोहे का टुकड़ा डाल रहे हैं, जिंक सल्फेट में तांबे की छीलन डाल रहे हैं, आयरन सल्फेट में तांबे की छीलन डाल रहे हैं और जिंक सल्फेट में लोहे की कील डाल रहे हैं। ये सभी अभिक्रिया में जब हम पश्चात में अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं
अलग अलग बीकरों में अलग अलग तरह के परीक्षण आते हैं, क्योंकि जो पदार्थ मिले हुए हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता वो अलग अलग है। हम ये देखते हैं कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, और इसलिए कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का हो जाता है, और बीकर के पहने पर कॉपर का लाल चून जमा हो जाता है। इसकी जो अभिक्रिया है वो गिवन है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 + Zn। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा जिंक सल्फेट जो रंगीन होता है, और कॉपर जो कि लाल होता है। तो ये धातुओं का एक विशेष गुण होता है जो अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार कम अभिक्रियाशील धातु। इसका कारण यह है कि जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर और आयरन धातु के जलीय विलयन में से उनको विस्थापित कर देता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। इस प्रकार धातु के गुण हैं। इसके पश्चात धातु और अधातु के उपयोग के क्रम में, तो धातुओं का उपयोग उनके गुणों के हिसाब से मोटर, मशीन, गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। और अधातुओं का जो उपयोग है वो हम सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, और अधातुओं का उपयोग उर्वरकों के रूप में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है, जिसको हम क्लोरीन बोलते हैं। अधातु से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग घावों को धोने में किया जाता है। इसके अलावा पटाखों में भी अधातुओं का उपयोग किया जाता है, और अलग अलग रंग उसमें अधातुओं के प्रयोग से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार धातु और अधातु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।